नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, जिसको पहले यस 400 प्लस के नाम से जाना जाता था, उसमें आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन है तैयारी के लिए फॉर स्टडीज़ फॉर मैथमेटिक्स फॉर सिविल सर्विसेज मेंस पेपर 1 स्पेसिफिकली। और पेपर 1 में भी अभी हम पहला सेगमेंट जो है लीनियर अलजेब्रा का उसको पढ़ रहे हैं, और लीनियर अलजेब्रा में भी अभी हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं। दूसरा कोर्स एक साथ साथ चल रहा है, उसको थोड़ा समय का ज़रूर समस्या रहती है, तो दूसरा कोर्स जो चल रहा है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री का, सॉलिड ज्योमेट्री का चल रहा है। ओके, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस में 12वां लेसन है, और आज की क्लास में 8 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से 4 सिविल सर्विसेज से हैं, और साथ में आपको नल स्पेस या सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, और पाइवट कॉलम्स, पाइवट रोज, स्पेस, इन सब में अंतर, इन सब में संबंध, ये मैंने आज आपको थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं एक थ्योरम के जरिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अन अकेडमी एजुकेटर, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के सेगमेंट में एमपीपीएससी और व्यापम कैटेगरी में। आज का जो एजेंडा है, जो मैंने आपको बताया, 8 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से 4 सिविल सर्विसेज से हैं, मेंस से 1984, 85 के 2 और 2012 का 1, और नल स्पेस और पाइवट स्पेस पर थोड़ी बातें। मेरी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ज़रूर थोड़ी सी कम रहती है, उसका एक बड़ा कंपल्शन है, कारण है कि ऑफिस से आने के बाद जो मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें मैं क्लास कर पाता हूँ। लेकिन कोशिश ये रहती है या रहेगी मेरी कि जितना मैथमेटिक्स मुझे आता है सिविल सर्विसेज लेवल का, वो मैं सब आपको यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए से उपलब्ध करा दूँ। ओके, तो और जो कमिटमेंट है, जो चैनल का नाम मेरा पहले था यस 400 प्लस, कि आपको सिविल सर्विसेज मेंस में 400 प्लस लाने का मौका हर हालत में मिलना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ही एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जो आपको 500 में 400 प्लस दिला सकता है। ओके, इसी नज़रिए से और इसी ध्येय से कोशिश मेरी ये है कि 1984 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस, हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस, यानी कि 37 ईयर्स हो गए, तो 37 मेंस के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 1985, वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। लेट वी बी दी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर इनटू आर, और एक वी ई स्टैंड्स फॉर इवन, वी ई एक सबसेट है ऑल इवन फंक्शंस का। इस तरह से इसको हम जानते हैं इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और वी ओ स्टैंड्स फॉर ऑड, तो वी ओ जो है वो सबसेट है ऑल ऑड फंक्शंस का, इस डेफिनेशन के साथ। तो प्रूव करना है कि वी ओ एंड वी ई और वी ओ आर सब स्पेसेस हैं वी के। वी ई प्लस वी ओ बराबर वी, एंड वी ई इंटरसेक्शन वी ओ इक्वल टू 0 वेक्टर। कल जो हमने थ्योरम की थी डायरेक्ट सम वाली, ये बिल्कुल उस पर बेस क्वेश्चन है। मतलब हमने जो मेरे 11th लेक्चर में जो हमने थ्योरम की थी इसकी, उस पर बेस्ड है। मैं आपको पहले उस थ्योरम का थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। थ्योरम ये थी कि वेक्टर स्पेस V डायरेक्ट सम होगा इसके 2 सब स्पेसेस का, W1 W2, इफ एंड ओनली इफ कि V बराबर W1 प्लस W2 एंड V1 इंटरसेक्शन V2 इक्वल टू 0 वेक्टर। यानी कि अगर ये हो तो ये होगा, और अगर ये हो तो डायरेक्ट सम होगा 2 सब स्पेसेस का। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो 2 सबसेट्स दिए गए हैं V के, VE और VO, वो बेसिकली सब स्पेसेस हैं, क्योंकि वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये तो अगर हम इसको प्रूव कर दें इन 2 को, तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता है। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले इसको प्रूव करूंगा, और इसको प्रूव करना बहुत सरल है। लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। और इसको हम पहले सब स्पेसेस को प्रूव करना पहले कई क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम VE को प्रूव करते हैं। VE को तो हम 2 फंक्शंस मानते हैं कि f एंड g, 2 फंक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जो VE को बिलोंग करते हैं। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है कि फॉर सम स्केलर्स C and D, CF प्लस DG मस्ट बिलोंग टू VE। ये हमको प्रूव करना है।
ये आसान है, मैं इसको क्विकली कर देता हूँ। तो इट इज़ सी एफ प्लस डी जी, हमको ये निकालना है। इट इज़ माइनस एक्स इक्वल टू सी ऑफ एफ माइनस एक्स प्लस डी जी ऑफ माइनस एक्स। ओके, लेकिन चूंकि हमने मान लिया है कि ये वी ई के मेंबर्स हैं, इसका मतलब ये इस कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे। तो ये हुआ प्लस सी ई एफ एक्स प्लस डी जी एक्स। ओके, और ये बराबर हुआ सी एफ प्लस डी जी एक्स। तो हमें इससे ये मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो गया। ओके, एंड वी ई इज ए सब स्पेस ऑफ वी। सिमिलरली मैं इसको प्रूव करूंगा सिमिलरली। ओके, सो इसको करते हैं। देखिए, फिर से माना एफ एंड जी बिलोंग टू एफ ओ, तो फॉर सर्टेन स्केलर्स सी एंड डी वी मस्ट हैव सी एफ प्लस डी जी बिलोंगिंग टू वी ओ। ओके, सो इट इज सी एफ प्लस डी जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू सी ऑफ एफ माइनस एक्स प्लस डी ऑफ जी माइनस एक्स। लेकिन चूंकि ये ऑड फंक्शन है, एफ और जी वी ओ को बिलोंग करते हैं, तो ये हो गया माइनस में सी ऑफ एफ एक्स यहां से। ठीक है, सो इट इज माइनस सी छूट गया है, माइनस सी एफ प्लस डी जी एक्स प्रूव्ड। सो वी ओ इज ऑल्सो ए सब स्पेस। ओके, अब हम आते हैं इस पार्ट पर। तो आपके लिए राइटअप भी है ये जो मैंने कराया है आपको भी। ओके, ठीक, नाउ लेट अस डू दिस थिंग। यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम दो फंक्शन को डिफाइन करेंगे, नए फंक्शन। प्लीज स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। वी डिफाइन एफ एंड जी सच दैट एफ बराबर, आई मीन एफ ऑफ एक्स बराबर, ऐसे लिखना चाहिए, अपॉन 2 एंड जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ माइनस एक्स। ये हमने इसको डिफाइन किया। ओके, अब ऑब्वियसली एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स ले लिया, तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस, और ये जो माइनस एक्स था ये हो गया प्लस एक्स अपॉन 2, लेकिन ये फिर से यही हो गया ये। सो इट इज एफ एक्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एफ बिलोंग्स टू वी ई वन इस डेफिनेशन से। ठीक, इसी तरह से g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ माइनस लगेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, बिकॉज माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, सो इट इज अपॉन 2 इक्वल टू माइनस कॉमन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अपॉन 2, जो ये सेम आ गया, इट इज इक्वल टू माइनस, दिस इज माइनस में g ऑफ x। ठीक, तो इस रिलेशन के कारण जी एक्स, ये जो g है, दैट शेल बिलोंग टू v, इसको v ऑफ o को। ओके, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये हो गया एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ माइनस एक्स अपॉन 2 एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिंपल। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज एफ एक्स वॉज बिलोंगिंग टू वी इवन, इट वॉज बिलोंगिंग टू वी ऑड एंड इट इज ऑब्वियसली बी, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब ये वाला पार्ट प्रूफ कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से उठाएंगे ये और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि मैं यहीं कर रहा हूँ इसको। हमको दिया हुआ है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। हमने ये माना कि एफ फंक्शन जो है, फंक्शन एफ, वो इसमें भी है इसमें भी है, तभी तो इंटरसेक्शन निकलेगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ शॉर्ट में कि एफ बिलोंग्स टू वी ई इंटरसेक्शन वी ओ। ओके, तो इसके कारण ये
और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओके, सिंपल। अब मैंने क्या किया कि मैंने 1 माइनस 2 किया। ओके, सो इट इज़, मैं एफ एक्स को पहले लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ 2f(x) एंड ऑब्वियसली एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस हो गया बराबर 0, तो f(x) बराबर 0 मीन्स f(x) जो कॉमन था दोनों में, यानी कि दोनों मतलब VE और VO में दोनों में कॉमन था, तो उस किसी भी x के लिए उसकी वैल्यू 0 आई। इसका मतलब ये है कि VE इंटरसेक्शन VO कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेक्टर दैट इज 0 वेक्टर। तो ये भी प्रूव हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये मैं आपको बताना भूल गया कि इसका राइटअप भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो ये इस वाले पार्ट का राइटअप है कंप्लीट, और ये जो है ये थर्ड पार्ट का राइटअप है। तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व मिला है मेरे लेक्चर में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 1985 सिविल सर्विसेज का है, वेक्टर स्पेस से है। फाइंड द डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस एस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक बहुत लिटिल आइडिया सॉल्यूशन स्पेस और नल स्पेस का दूंगा। नल स्पेस मैं यहाँ इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत जल्दी अब रैंक नलिटी थ्योरम की तरफ जाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा नल स्पेस का आइडिया मैं दे रहा हूँ। लिख दिया है मैंने, 3 इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं। ऑब्वियसली हमारी जो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी, अगर मैं इस मैट्रिक्स को मैं AX बराबर 0 लिखूं, तो जो A मैट्रिक्स होगी वो हर हालत में 3 × 5 होगी, करेक्ट, और X जो होगी वो 5 × 1 होगी। ठीक, ओके। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि जब हम सिस्टम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के बात के सॉल्यूशन स्पेस की बात करते हैं, तो हालांकि ये सेम है बिल्कुल नल स्पेस की तरह से, लेकिन दोनों में जो एक बहुत छोटा सा मैथमेटिकल ग्रामेटिकल डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमें एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया होता है जो इस तरह से लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ इस तरह से लिखा है, या MX लिख देता हूँ जैसे वहाँ मैंने लिख दिया है। ओके, तो जब हमें इस तरह से दिया गया है सिस्टम ये वाला, तो हम इसमें सॉल्यूशन स्पेस की जब बात करते हैं तो सॉल्यूशन स्पेस वही स्पेस है जो इससे बनने वाली मैट्रिक्स का नल स्पेस है। पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो जब हम सॉल्यूशन स्पेस की बात करेंगे, हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशंस का। जब हम नल स्पेस की बात करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसमें कॉलम स्पेस होगा और नल स्पेस होगा। ओके, और बहुत जल्दी हम रैंक नलिटी थ्योरम पे जाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा, जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, कि अगर हम सिस्टम की बात करेंगे, हमको सिस्टम दिया गया है तो हम सॉल्यूशन स्पेस की बात करेंगे, बट सॉल्यूशन स्पेस इज एज गुड एज नल स्पेस। नल स्पेस का रिलेशन होता है मैट्रिक्स से। ओके, तो मैट्रिक्स में 2 तरह के स्पेस हमारे पास है, कॉलम स्पेस हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो उसका सप्लीमेंट्री है जिसको हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो उसका पूरक है वो है नल स्पेस। ओके, तो चलिए इस बैकग्राउंड के साथ इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने टाइप कर रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता, तो मैंने इसको टाइप कर लिया है। तो ये मैं जो भी बात कर रहा था मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रखने की, तो मैंने इसको बना लिया है। ओके, सिंपल। अब मैं इसको मैं एचेलॉन फॉर्म में लाने के लिए मैं इसमें रो ऑपरेशंस लगाऊंगा, ठीक है ना। तो जो मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ वो है R2 बिकम्स R2 माइनस R1 एंड R3 बिकम्स R3 माइनस 3R1। तो जैसे ही मैं ये 2 ऑपरेशन लगाता हूँ मेरे को ये मिल जाता है, यानी कि ये कहाँ से मिला, ये मिला R2 बिकम्स R2 माइनस R1 एंड R3 बिकम्स R3 माइनस 3R1। सिंपल। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले भी करा चुका हूँ। ओके, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड रो जो है ये वाली, ये 2 टाइम्स है सेकेंड रो की, तो R3 बिकम्स R3 माइनस 2R2। ओके, तो ये करते ही मेरे को, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये R3 बिकम्स R3 माइनस 2R2, ये वाली रो मुझे 0 मिल जाती है। ओके, सिंपल। अब इस मैट्रिक्स को देख के बड़ा साफ साफ मालूम चल रहा है
कि x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 माइनस x4 3 प्लस 3x5 इक्वल टू 0 एंड x3 प्लस 2x4 माइनस 2x5 इक्वल टू 0। ओके, सिंपल। अब यहां से ऑब्वियसली जो फ्री वेरिएबल्स हैं, x2 x4 और x5, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं क्वेश्चन कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन को। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसकी जो डायमेंशन है सॉल्यूशन स्पेस की वो 3 है, क्योंकि हमको 3 फ्री वेरिएबल्स मिल गए। ओके, अब इसका मुझे बेसिस भी निकालनी है और डायमेंशन इज डेफिनेटली 3, तो चलिए इसकी बेसिस निकालते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआती क्लास में कराया था कि जब हमको इस तरह से फ्री वेरिएबल्स मिलते हैं तो इनकी हम वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो जैसे मैं x2 की वैल्यू लूँगा 1, तो x4 और x5 की वैल्यू लूँगा मैं 0। नेक्स्ट टाइम मैं x2 की वैल्यू लूँगा 0, x4 की वैल्यू लूँगा 1, x5 की 0। फिर नेक्स्ट टाइम मैं x2 की 0, x4 की 0 और x5 की 1। ये मैंने आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी समझाई हुई है। तो ये मैंने आपको भी बोला था कि आप इस तरह से एक चार्ट बना लेना, इससे आपको क्वेश्चन करने बहुत सरल हो जाएंगे। तो x2 एक बार 1, ये 0, ये 0, फिर ये 0, ये 1, ये 0 और अल्टीमेटली ये, एंड दिस इज 1। ओके, तो बेस्ट तरीका ये है कि हम फ्री वेरिएबल्स को जो वैल्यू देते हैं, ऑब्वियसली कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हमें वो वैल्यू देनी चाहिए जो हम स्टैंडर्ड बेसिस में इस्तेमाल करते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ जहाँ पर मैंने इसको इक्वेशंस को और इसे प्रॉपरली टाइप किया हुआ है। ओके, अब x2 बराबर 1 और x4 बराबर 0, x5 बराबर 0 इन दोनों में रखेंगे तो हमको मिलेगा x1 दिस x1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ओके, एंड यहां से मिलेगा हमको x3 बराबर 0। ओके, तो x3 बराबर हमको मिला 0, तो x3 बराबर 0 हमने यहां लिखा, तो x1 बराबर हमको मिला -2। तो पहली बेसिस हमको मिली, पहली बेसिस -2 1 0 0 0, पहली बेसिस। ओके, ये तो तय हो गया कि 3 डायमेंशन का इसका जो सॉल्यूशन स्पेस है। ओके, अब दूसरी बेसिस देखते हैं। तो दूसरी बेसिस के लिए x2, ये तो हो गया पहला। दूसरी के लिए x1 x2 0। ओके, अब दूसरे में x2 इक्वल टू 0 मीन्स x1 प्लस 0 2x3, सो 2x3 x4 इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि x5 0 था। ओके, और सेकेंड इक्वेशन में इसमें x3 प्लस 2x4 मीन्स प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि x5 0 है। तो यहाँ से हमको मिला x3 इक्वल टू -2 और -2 -4, सो x1 इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। सो 5 एंड इट इज -2। तो ये हमारी हो गई दूसरी बेसिस। ओके, एंड नाउ थर्ड बेसिस। तो थर्ड के लिए x1 x2 0, क्योंकि ये 0, x3 प्लस 2x3 माइनस x4 0 3x5, तो 3 बन जा 3, और इसमें रखने पर x3 -2 मीन्स x3 इक्वल टू 2 एंड 2 2 जो 4 3 7, सो x1 इक्वल टू -7। ओके, तो जो बेसिस हुई सॉल्यूशन स्पेस की वो हुई -2। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ओके, तो बेसिस हुई, 3 बेसिस हुई, -2 1 0 0 0, ये पहली बेसिस। दूसरी बेसिस हुई 5 0 -2 1 0, और तीसरी बेसिस हुई -7 0 2 0 1।
ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, इसी के रेफरेंस में मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। उसका जो इस्तेमाल है इस क्लास में भी और आने वाली क्लासेस में भी होगा। थोड़ा समझें इस चीज़ को कि द सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस थ्योरम को मैं पहले भी एक क्लास में ले चुका हूँ। द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट इज ax इक्वल टू 0, जो हमारे पास ये सिस्टम था 3 इक्वेशंस का। ओके, तो ऑब्वियसली इट वाज आल्सो ax इक्वल टू 0, करेक्ट, वेयर n इज द नंबर ऑफ अननोन इन x। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो n बराबर हमारे पास 5 है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन जो है x1 x2 x3 x4 x5 5 n बार, है ना। ओके, और R इज द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A। अब रैंक शब्द अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसको इस तरह से ना देखते हुए, इसको मैं इस थ्योरम के लास्ट में जब मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा तब वहां मैं इसको बताऊंगा। बट R इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज व्हेन द मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड टू द एचलॉन फॉर्म, जो कि हमने यहां पर किया था। हमने इस मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में चेंज कर लिया था ये। ओके, अब यहां पर ये 2 रोज हमको मिली थी जो नॉन जीरो रोज थी एब्सोल्युटली, तो R बराबर 2। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो R बराबर 2। ओके, वेरी सिंपल। और ये भी आपको ध्यान होगा इसी क्वेश्चन में, भी थोड़ी देर पहले की तो बात ये है कि जो फ्री वेरिएबल्स थे वो 3 थे, और इसलिए सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन थी वो 3 थी। ओके, है ना, सॉल्यूशन स्पेस की ओके, तो 2 + 3 इक्वल टू 5, एंड 5 वो नंबर है जो वेरिएबल्स की संख्या है। तो अब आपको कुछ इसका रिलेशन अभी समझ में आएगा। ओके, तो जब हमने मैट्रिक्स को इचलॉन फॉर्म में रख दिया तो R उसमें नंबर है इंडिपेंडेंट रोज का। अब 2 केसेस अराइज करते हैं। 2 केसेस कौन कौन से हैं कि R बराबर n, मतलब जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन है एचलॉन फॉर्म में रखने पर। ये इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, हालांकि अगर ये आपको थोड़ा सा ध्यान हो मैट्रिसेस का, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा बाद में कराऊंगा। तो सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है व्हेन R इज इक्वल टू n, व्हेन द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज बीन प्लेस्ड इन द एचलॉन फॉर्म। ओके, अब दूसरा इशू बनता है R इज लेस देन n, मतलब इक्वेशंस की संख्या कम है, अननोन्स की संख्या ज्यादा है, जो यहां पर है इस जगह। इक्वेशंस 3 है, अननोन 5 है, ठीक। तो यहां पर कुछ केसेस हैं स्पेसिफिक, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, पहली चीज तो ये है ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर हमको फ्री वेरिएबल मिल रहा है तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है। ये अलग बात है कि हमने x2 x4 और x5 की वैल्यू एक बार 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 करके ली है, लेकिन हम 4 5 6 8 9 -2 -5 कुछ भी ले सकते हैं जो हमको फ्री वेरिएबल्स मिले हैं। तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमेशा रहेगा, ठीक, इस केस में, है ना। ओके, दूसरी बात ये हम बात कर ही चुके हैं कि हम आर्बिट्रेरीली असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ को जो n-r फ्री वेरिएबल्स हैं, और हम एक सॉल्यूशन ले सकते हैं जैसे कि हमने अभी पिछले इसी क्वेश्चन में किया है। ओके, इसमें कोई शक नहीं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो डायमेंशन है सॉल्यूशन स्पेस की वो n-r है। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर ये 5 - 2 = 3 है। 5 इसलिए क्योंकि n बराबर 5 है, वेरिएबल्स की संख्या 5 है, R बराबर 2 है। R रैंक है, लेकिन रैंक को मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन व्हेन द मैट्रिक्स हैज बीन प्लेस्ड इन द एचलॉन फॉर्म। ओके, तो ये हम जान चुके हैं कि इसका जो डायमेंशन है सॉल्यूशन स्पेस की वो 3 है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन स्पेस में हमको जो फ्री वेरिएबल्स मिले हैं उनकी संख्या बेसिकली हमको सॉल्यूशन स्पेस या नल स्पेस की डायमेंशन दे रही है। ओके, अब ये जो बाकी जो वेरिएबल बचे, हमारे पास 5 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल फ्री हो गए, 2 वेरिएबल जो बचे जिसके कारण रैंक क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं पाइवट वेरिएबल। ऑब्वियसली ये R है, चूंकि ये n-r है, ये R है, यानी कि n के 2 टुकड़े हो गए,
एन जो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल है, इसको प्लीज समझ लें, दो टुकड़े हो गए, एक हो गया आर, एक हो गया एन माइनस आर। तो ये आर वेरिएबल्स जो हैं ये तो पाइवट वेरिएबल्स हैं, इनसे हमारा स्पेस का डायमेंशन क्रिएट होगा। स्पेस का, कौन से स्पेस का, कॉलम स्पेस का या रो स्पेस का, ये बराबर होगा। ओके, और n माइनस आर से हमारा जो सोल्यूशन स्पेस है या नल स्पेस है उसका डायमेंशन क्रिएट होगा। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको हर हालत में समझ में आने चाहिए अगर हम सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स में 400 प्लस की बात करते हैं तो। ओके, और ये जो R है जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ये जो R है ये पाइवट रोज, यानी वो रोज जो इंडिपेंडेंट है। रो स्पेस में पाइवट रोज या कॉलम स्पेस में पाइवट कॉलम्स की संख्या बताता है। तो ये आपको ध्यान रहेगा सब इसका, हालांकि एप्लीकेशन अभी मैं आने वाली क्लासेस में और भी करूंगा, एक क्वेश्चन तो इसी क्लास में है। ओके, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये 2012 का क्वेश्चन है। प्रूव और डिस्प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 5 वेक्टर्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली चूंकि बेसिस हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेट बी बोला हमने इसको, तो ये बेसिस है R5 के लिए, और इस R5 का एक 2 डायमेंशनल सब स्पेस है। तो हमें ये बताना है कि इस V में से अगर हम कोई भी 2 मेंबर निकाल लें, इस B में से कोई भी 2 मेंबर निकाल लें तो वो V के लिए यानी कि सब स्पेस के लिए बेसिस का काम करेंगे। बहुत आसान, बहुत आई मीन सो सिंपल। मैं इसको, हालांकि मैंने इसका राइट अप आपको आगे दिया हुआ है, बट लेट मी एक्सप्लेन। ये जितने 5 हैं ये ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तभी तो बेसिस हैं। अब इसमें से अगर मैं 2 लूंगा, ये वाले 2, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और ये 2 डायमेंशनल सब स्पेस है, तो 2 डायमेंशनल सब स्पेस में कोई भी 2 वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं वो बेसिस का काम करेंगे, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल। अब इसका मैंने राइट अप आगे दिया हुआ है। ओके, तो बी बेसिस है, जो मैं आपको समझा रहा था, जितने भी बी, ये सारे बी हैं, ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इनमें से कोई से भी अगर 2 लिए जाएंगे तो वो भी इनवेरिएबली हर हालत में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये लाइन मैंने आपको समझा दी। अब इसमें से माना मैंने कि मैंने ये 2 वेक्टर्स ले लिए, ठीक है ना, ये वाले B1 B2। तो ये जो हमारा जो सब स्पेस B है वो किन्हीं भी 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से स्पैन हो जाएगा, क्योंकि वो डायमेंशन 2 का है। ओके, तो हमने माना कि वो इनसे इससे स्पैन हो रहा है, इन 2 से, करेक्ट, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। अब चूंकि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दे शैल बी फॉर्मिंग द बेसिस फॉर बी, दैट्स ऑल प्रूव्ड। ओके, अब इसी चीज पर बेस्ड एक मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, सो ये आपके सामने है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पैन ऑफ द वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स दिए गए हैं जो R5 से हैं, 3 वेक्टर हैं R5 से, ऑब्वियसली R5 R5 R5। तो इन 3 वेक्टर से जो स्पैन स्पेस बनेगा, ऑब्वियसली सब स्पेस होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेट अस वर्क इट आउट। ओके, तो इसको वर्कआउट कर, अब ये बहुत सरल है। अब R3 तो नहीं होगा, नॉट R3। R3 होने के लिए ज़रूरी ये था कि तीनों ये आपस में इंडिपेंडेंट होते, लेकिन जैसा कि दिख रहा है W3 ये इक्वल टू 3W1 प्लस 2W2। ओके, दिख ही रहा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से एक वेक्टर बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त हो गया, एक्सप्रेस हो गया। इसका मतलब ये जो स्पैन कर रहे हैं ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ओके, इसका मतलब जो डायमेंशन है इनसे बनने वाले सब स्पेस की 3 नहीं हो सकती है, नॉट R3। तो फिर क्या होगी? अब मैं देख रहा हूं यहां पर कि ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका स्केलर मल्टीपल ये नहीं है। ओके, इसका मतलब इनसे जो बनने वाला जो सब स्पेस है, इनके स्पैन से जो बनने वाला जो सब स्पेस है वो R2 है। ठीक, ये 3 को यहां लगाना है, सॉरी, ठीक है। ओके, क्लियर। अब इसका मैंने राइट अप आगे लिया हुआ है। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दिस इज 45th क्वेश्चन ऑफ आवर कोर्स। In the vector space R3, let U be the XY plane and let W be the YZ plane। तो इस तरह से डिफाइन किए गए हैं 2 सब स्पेसिस, पहला ये और दूसरा ये। शो दैट R3 इज नॉट द डायरेक्ट सम ऑफ U एंड W। डायरेक्ट सम वाला थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको
11th क्लास में कराए थे। ओके, दिस इज 12th क्लास। तो डायरेक्ट सम के लिए ज़रूरी ये है कि हर हालत में अगर u बिलोंग्स टू u बिलोंग्स टू u एंड w बिलोंग्स टू w, तो ये जो R3 है ये R3 एक ही तरह से एक्सप्रेस होना चाहिए, यूनिक नहीं हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल हम R3 में, इस R3 में एक वेक्टर उठाते हैं। हम एक एग्जांपल सफिशिएंट है इसको प्रूव करने के लिए। तो मैंने R3 में एक वेक्टर उठा लिया फॉर एग्जांपल 3 4 5। अब 3 4 5 ये 3 4 5 है, इसको मैं दो तरह से मैं u प्लस w लिख के एक्सप्रेस कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इज नॉट द डायरेक्ट सम। देखिए 3 4 5 इज ऑब्वियसली इक्वल टू 3 2 0 यहाँ से प्लस 0 5। ओके, ऑब्वियसली इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 4 5 इक्वल टू 3 1 0 यहाँ से प्लस 0 3 5 यहाँ से। तो अब मैंने इसी सेम वेक्टर को मैंने दो तरह से लिख दिया, मीन्स R3 इज नॉट द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w। दैट्स ऑल। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर भी R3 दिया गया है और XY प्लेन है और जेड एक्स, अच्छा यहाँ YZ प्लेन था, एक छोटा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास जेड एक्सिस है। ओके, और शो दैट R3 इज द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w यहाँ पर है। ऑब्वियसली फिर से मैं 3 4 5 उठाता हूँ। तो 3 4 5 को मैं हर हालत में 3 4 0 प्लस 0 0 5 के रूप में लिख सकता हूँ। मीन्स अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए बी सी है R3 का, तो मैं उसको एक ही तरह से लिख सकता हूँ ए बी 0 प्लस 0 0 सी, द ओनली वे, यूनिक, hence it is direct sum of u and v proved. Okay, check next question. Now let us do this question 47. Find a basis for the solution space of the homogeneous linear equation system and find the dimension of the space. इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज की क्लास में भी एक किया है। बेसिस वहाँ भी वर्कआउट की गई थी और यहाँ पर भी बेसिस वर्कआउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में चूंकि लिखना ज़्यादा है, मैंने इसको थोड़ा टाइप कर लिया है। तो ये हमारे सामने मैट्रिक्स AX इक्वल टू 0 है। ओके, वेयर A इज दिस मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगा इसको एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए। तो जो इसमें मैं ऑपरेशंस लगा रहा हूँ वो हैं R2 becomes R2 minus 3R1, R3 becomes R3 minus 4R1 and R4 becomes R4 minus 6R1। ओके, और इससे मेरे को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है वो है, अब यहाँ पर ये तीन रोज सेम है, ठीक। तो यहाँ पर मैं जो ऑपरेशंस लगाऊंगा, इस मैट्रिक्स को मैंने आगे लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, चूँकि इसमें तीनों रोज सेम है, तो R3 becomes R3 minus R2 and R4 becomes R4 minus R2। तो दो रोज जो हैं वो 0 रोज हो गई। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली अभी एचलॉन फॉर्म में है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे समझ के चुके हैं, हालांकि रैंक पर आने वाले दिनों में और बात करेंगे। तो नंबर ऑफ पाइवट रोज या लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की संख्या जो रैंक कहलाती है। तो ऑब्वियसली R बराबर 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 3 XYZ, ऑब्वियसली n माइनस R बराबर 1। तो जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी जो डायमेंशन है इट इज 1। किस चीज की डायमेंशन? ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। और पाइवट कॉलम या पाइवट रोज की जो डायमेंशंस है उससे बनने वाले स्पेस की वो ऑब्वियसली 2 है। अब हमें इसकी बेसिस निकालनी है, किसकी? सॉल्यूशन स्पेस की। तो बेसिस में दो तरह से निकाल देता हूँ। पहला तो अपना चिरपरिचित तरीका, ये वाला चिरपरिचित तरीका। तो इसको करने से पहले ये सबसे सरल तरीका है।
तो हमको इसको पहले इक्वेशन फॉर्म में लेना पड़ेगा. सो इट इज़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड माइनस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0. ऑब्वियसली z इज ए फ्री वेरिएबल. ठीक है ना. तो z को मैंने 1 वैल्यू दे दी. ठीक. अब जैसे मैंने z की वैल्यू 1 दी इसको, तो y इमीडिएटली y इज इक्वल टू माइनस 5 करेक्ट. सो इट इज -5. ठीक. एंड y इज -5 और z इज 1. सो -5 प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 4. तो जो मेरे सामने जो इस सॉल्यूशन स्पेस की जो बेसिस बनी उसका वेक्टर हुआ ये आंसर. अब इसको एक दूसरी तरह से भी कर लेते हैं. ठीक. दूसरा तरीका समझ लीजिए. तो हमको ये दो इक्वेशंस मिली थी, ये दो, तो मैंने इनको यहाँ लिख लिया. ठीक है ना. दूसरा तरीका समझाता हूँ आपको. सपोज z इज इक्वल टू c. सो माइनस वाई इक्वल टू 5c मीन्स y equal to minus 5c and x equal to minus y minus z means 5c minus c means 4c. ओके. क्लियर. मीन्स ये जो x y z है इट इज इक्वल टू 4c minus 5c c and finally it is equal to c 4 minus 5 1 and this is basically the basis. क्योंकि हर वेक्टर c से जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा हमको वेक्टर्स मिलते जाएंगे. तो पॉइंट इज वेरी क्लियर. सो दिस इज बेसिस. हम सिर्फ ये चेक कर लें कि क्या जो हमने पहले निकाला था दूसरे तरीके से क्या वो 4 minus 5 1 था क्या, तो वो भी 4 minus 5 1 था. तो आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. तो वेक्टर स्पेस अपने आप में बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल. और पिछली 12 क्लासेस में यानी कि इंक्लूडिंग दिस वन कोशिश मेरी यही रही है कि वेक्टर स्पेस की जो इंट्रिकेसीज हैं, जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा सा ये कुछ जटिल लगता है, वो जटिलता दूर हो. ओके. तो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कि जब मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूँ कि आप 400 प्लस आराम से ला सकते हैं मैथमेटिक्स में, आप मेरे साथ थोड़ा बने रहिए, तो फिर आपको छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी बड़ी समझानी बहुत ज़रूरी हैं. तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं. सिर्फ 48th क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि मैं इसको करा चुका हूँ. सिर्फ मैंने यहाँ इसका रेफरेंस लिया है कि ये 1984 का क्वेश्चन है वेक्टर स्पेस का. ये क्वेश्चन मैंने 2nd या 3rd क्लास में कराया था, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. क्लासेस मेरी थोड़ी देर से आ पाती हैं क्योंकि ऑफिस के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता है मैं उसी में क्लासेस बना पाता हूँ अपनी. लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अगले मेंस से पहले कम से कम आपको पेपर 1 में पूरा करा दूँ इस 2021 का जो मेंस होगा, और 2022 के मेंस तक तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा ही दिया जाएगा. ओके. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करें. ये है टेलीग्राम ग्रुप. ओके. तो मिलते हैं अब अपनी 13th क्लास में, और बहुत जल्दी अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो अभी मैंने आपको एक नलिटी का थोड़ा सा आइडिया दिया था 11th क्लास में, और अब हम बहुत जल्दी रैंक नलिटी थ्योरम पे बात करेंगे. ओके. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.